एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी दिखाई देता है जिसके सामने एक बेहद विशाल कर्स स्पिरिट खड़ा होता है। यूजी उस कर्स से बचते हुए भागता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है। तभी अचानक वो कर्स यूजी को अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन उसी पल कोई उस कर्स पर हमला करता है जिससे वो मर जाता है और उसका शरीर यूजी के ऊपर ही आकर गिर पड़ता है। इस कर्स को यूता ने मारा था, जो असल में यहाँ यूजी को खत्म करने के इरादे से आया है। अब कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है। हमें जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन से मिलवाया जाता है, जो ये बात कर रहा होता है कि उसकी माँ अभी तक मरी या नहीं। वो कहता है कि ऐसी औरत को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं मानती। उसके मुताबिक माई उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम उसे ये तो पता है कि वो एक लड़की है। इसी दौरान नाओया की मुलाकात जेनिन ची और ओजी जेनिन से होती है। वे उसे डांटते हैं कि उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो अब यहाँ आ रहा है। इस पर नाओया बेपरवाही से कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं कि जेनिन घराने का अगला वारिस वही है। वो अपने बड़े भाइयों को नाकाबिल बताता है। ओजी पर तंज कसते हुए कहता है कि उनका तो कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। वहीं जिनिंची का मजाक उड़ाते हुए वो कहता है कि उसकी शक्ल तक खराब है, अपने भाई तोजी के बिल्कुल उलट। नाओया की ये बातें सुनकर जिनिंची और ओजी दोनों को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये तीनों ही स्पेशल ग्रेड 1 के जुजुत्सु सोर्सरर हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जेनिन घराने के मुखिया नाओबितो जेनिन का निधन हो चुका है और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। वसीयत के अनुसार नाओबितो की आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बनाया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पर नाओया का अधिकार होगा। लेकिन एक शर्त भी रखी गई थी, अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी। उस हालत में मेगोमी को जेनिन घराने का हेड बनाया जाएगा और सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। ये सुनकर नाओया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि इस वक्त टोक्यो में मेगोमी है और यूजी की तलाश कर रहा है। अब नाओया एक खतरनाक योजना बनाता है। वो यूजी और मेगोमी दोनों को ही मार डालेगा। इस समय टोक्यो में लाखों कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं, इसलिए कोई ये सवाल नहीं करेगा कि मेगोमी की मौत कैसे हुई। जैसे ही मेगोमी मर जाएगा, उसकी जायदाद पर दावा करने वाला कोई नहीं बचेगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ वही बनेगा। दूसरी ओर हमें यूजी दिखाई देता है, जो अकेला बैठा हुआ होता है। तभी चोजो उसके पास आता है और उससे उसके घावों के बारे में पूछता है। यूजी जवाब देता है कि अब वो काफी ठीक महसूस कर रहा है, शायद सुकूना की वजह से। वो ये भी कहता है कि वो अपने अंदर सुकूना की ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि सुकूना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोजो। चोजो कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्स को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा था। वो अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही उन सबको मार देता है। एक कर्स चोजो के पीछे आता है तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों, तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगोमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। चोजो उस पर अटैक करने जाता है तो वो उसके भी पीछे पहुंच जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुकूना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वो मुड़ के देखते हैं तो ये असल में यूता था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो 2nd ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूता से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। पर वो यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे।
यूजी अब यहाँ से भागने लगता है पर यूता उसके ठीक पीछे ही था। इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाया पर हमला करता है लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है कि तुम अपने सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहां वो कर्स से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में भले ही कमजोर है लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। ये असल में यूजी का बिल्कुल ऑपोजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसमें इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 साइज है, तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता फिर से यूजी पर हमला कर देता है क्योंकि यूता की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है तो यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूता पर किसी हमले का कोई असर भी नहीं होगा, लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे करके यूता की कटाना रोक लेता है, पर यूता बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देख यूता हैरान था। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा और वो यूता पर अटैक करने भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स आके उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहां से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अब अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इताकोरी, और यूजी की मौत हो जाती है। और यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाविया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा था। चोजो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाविया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाविया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाविया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोजो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नाविया उसके पेट में चाकू मार देता है जिससे चोजो का खून निकलने लगता है। नाविया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार ले घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत देखो कि ये तोजी को गालियां देते थे। चोजो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाविया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोजो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाता है तो छोटे भाई उसे उस पर जाने से रोकता है, अगर वो किसी सही रास्ते पर जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूं? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाविया की नजर नीचे जाती है कि चोजो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोजो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रांग हूं। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाविया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोजो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोजो एक डेथ पेंटिंग वूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून बहने से नहीं मरते। नाविया चोजो के ब्लड से किसी तरह भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है और फिर चोजो उस पे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाविया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाविया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाविया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मार के उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नाविया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोजो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाविया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं जब वो एक छोटा बच्चा था। वो अपने फादर जिन को देखता है, तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं, जो जिन से कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है।
वासुके कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। और तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जो पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी। ये असल में यूजी की मदर काओरी हैं और इसके माथे पर भी हम वैसे ही निशान देख सकते हैं जैसे नकली गेतों के माथे पर हैं। खैर ये सपना यहीं खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है और यूता उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले की बात है जब गोजो सन से मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूता तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का ख्याल रखना, बाकी तो हकारी खुद को संभाल लेगा। यूता बोलता है कि आप गोजो सेन से हो, आपको क्या ही होगा। गोजो कहता है कि खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। इसीलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना करता तो किसी और को उसे मारने भेजा जाता। हायर अप्स भी कोई बुद्धू नहीं है। मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग वाव ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है कि तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं। यूता बोलता है कि रिवर्स कर्स्ड टेक्निक की वजह से। उसने यूजी का दिल बंद होते ही उसे तुरंत हील कर दिया था। इससे हायर अप्स को दी हुई कसम भी नहीं गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कौन सी नई बात है। और ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसे दूसरों को हील भी कर सकता है। कभी ना कभी तो लोगों को पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। तो यूता कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी मेगुमी यहाँ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। मेगुमी बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सोर्सर्स हैं। हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेतो यानी कैंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सोर्सर्स एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम है कलिंग गेम। और मेगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसमें एंटर करना है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी में आना है। कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर्स खिला दी गई थी, जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंजेंट से मिलना है। उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आज़ाद कैसे कर सकते हैं और कैंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है। कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ मास्टर टेंजेन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि क्या मिस यूकी को ये सब पहले से पता है। इस पर मेगुमी बताता है कि ये पूरा आइडिया यूकी का ही है और वो पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी फिर सवाल करता है कि मास्टर टेंजेन के बैरियर को वे पार कैसे करेंगे। उस बैरियर में हजारों दरवाजे हैं जो लगातार घूमते रहते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही दरवाजा टूम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर तक ले जाता है जहां मास्टर टेंजेन रहते हैं। अगर सही दरवाजा नहीं चुना गया तो वे टेंजेन से कभी मिल ही नहीं पाएंगे। इसके बाद यूजी मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, क्या वो ठीक है। मेगुमी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सिर झुका लेता है। इससे साफ हो जाता है कि नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर यूजी को गहरा सदमा लगता है। तभी चोजो वहां आकर कहता है कि वो उस बैरियर के अंदर जाने का रास्ता जानता है। वो बताता है कि एक बार महितो वहां से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की एक उंगली चुरा चुका है और अब वे भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सभी जुजुत्सु हाई पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात माकी से होती है जो अब बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। शिबुया कांड के दौरान जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके शरीर पर गहरे निशान अब भी मौजूद हैं। यूकी भी वहीं मौजूद होती है। चोजो उन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जहां जुजुत्सु हाई अपने कर्स्ड टूल्स और बाकी खतरनाक ऑब्जेक्ट्स रखता है। उसी तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स भी बंद हैं और अपनी तकनीक की मदद से चोजो उनकी लोकेशन महसूस कर सकता है। माकी सवाल करती है कि ये आदमी आखिर है कौन। यूजी जवाब देता है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये मेरा भाई है। ये सुनकर चोजो बेहद खुश हो जाता है।
चोजो अब उन्हें सही दरवाजा दिखाता है जिससे सभी लोग स्टार कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ चोजो को तिजोरी तक जाने का रास्ता भी नजर आता है और वो कहता है कि वो जल्द ही अपने भाइयों को यहाँ से आज़ाद करेगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह खून के पुराने निशान दिखाई देते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ कभी तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि करीब 12 साल पहले यहाँ एक बड़ा कांड हुआ था और कहा जा सकता है कि सारी गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद सभी मेन हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। यूकी बताती है कि टेंजिन अपनी मर्जी से ही दूसरों को दिखाई देता है। गोजो के सील हो जाने के बाद उसे लगा था कि टेंजिन उनसे मिलना चाहेगा। जब सभी लोग वापस लौटने लगते हैं तभी अचानक टेंजिन की आवाज गूंजती है, कैसे हो तुम लोग। फिर वो एक एक करके सबको पहचानता है। जेनिन घराने की संतान माकी, मिचिजेन के खून से जुड़ा यूता, डेथ पेंटिंग चोजो और सुकुना का वेसल यूजी। और भाइयों, यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।